अंतर्गत हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत को देखेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है इवोल्यूशन के अंतर्गत। हार्डी-विनबर्ग ने एक लॉ दिया, ठीक, जिसको हमने इकोलॉजी में भी थोड़ा पढ़ लिया है, फिर भी थोड़ा जैव विकास के संबंध में उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उस सिद्धांत की हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, हमने जैव विकास के अंतर्गत लैमार्क को देख लिया, डार्विनिज्म को देख लिया, म्यूटेशन को देख लिया, होमोलॉगस, एनालॉगस, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिव लिंक, इन सब की हमने बात कर ली। होप सो कि इन सब पर आपने पिछले वाले में देख लिया होगा ना सब कुछ। तो अब हार्डी-विनबर्ग क्या कहते हैं? हार्डी-विनबर्ग ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एक मैथमेटिकल रूल दिया। ये एक मैथमेटिक्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी बात बताई। ठीक है, हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। आनुवंशिक साम्यावस्था किससे जानते हैं? आनुवंशिक साम्यावस्था। साम्यावस्था क्यों जानते हैं? देखो, जब हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पर आ गए थे ना, तो वहां पर हमने ये कहा कि अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी तब जाकर के कोई पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़ना है या उस पॉपुलेशन को वहां रहना है या समथिंग दैट, उसे इन्वायरमेंट के लिए जैसा भी करना है। ठीक है, अब जेनेटिक साम्यावस्था, तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक, कोई एक जनसंख्या है, समष्टि। ये समष्टि को हमने पढ़ लिया था ना, कोई एक समष्टि है। जैव विकास तो यही कहता है। क्या कहता है जैव विकास? क्या कहता है कि किसी एक पॉपुलेशन के अंतर्गत जितनी भी समष्टि है, उस समष्टि का अगले जनरेशन में जाना या फिर उस समष्टि का म्यूटेशन में परिवर्तन होना या उसका स्ट्रगल के थ्रू खत्म हो जाना या उनका परिवर्तन हो जाना या आगे बढ़ जाना, कोई भी ऐसी चीजें उनमें परिवर्तन, उनमें इवोल्यूशन आना। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि किसी पॉपुलेशन में जो जीन है, जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अनदर जनरेशन तक जाने की या उसको आगे आने की, उसकी बात की इन्होंने। क्या कही? जीन आवृत्ति की बात की इन्होंने। जीन आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और उसके लिए इन्होंने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया। हार्डी-विनबर्ग ने ये कहा, देखो हम ये कह रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर जैव विकास के इतने कारक हैं, ये कारक काम करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, ये तो कह रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि इस जनरेशन में जो हुआ वो अगले जनरेशन में परिवर्तन हो गया, या अगले जनरेशन में जो म्यूटेशन आया वो जस्ट अगले जनरेशन में परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं हुआ। हार्डी-विनबर्ग ने कहा ऐसा क्यों नहीं होता है। उन्होंने ये कहा कि जो ये समष्टि है, ये जो आनुवंशिक साम्यावस्था है, ये क्यों है, उन्होंने जीन आवृत्ति कैसे बढ़ती है, उन्होंने कहा कि यदि जैव विकास के कारक, क्या कहा, यदि जैव विकास के कारक काम नहीं करेंगे, यदि जैव विकास के कारक काम नहीं करेंगे, ध्यान देना, नहीं करते हैं तो ये जीन फ्रीक्वेंसी अनदर जनरेशन में काम नहीं करेंगे। तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, जीन की जो फ्रीक्वेंसी है क्या हो जाएगी, मूव करेगी। ठीक है, आगे मूव करेगी। बात समझ में आ गई? इसका बिल्कुल उल्टा कह देता हूं, यदि जैव विकास के कारक काम करेंगे, अभी तक मैं कह रहा हूं नहीं करेंगे,
तो जीन फ्रीक्वेंसी आगे मूव करती है जब जैव विकास के कारक काम नहीं करते हैं। जैव विकास के कारक कौन है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन, सिग्निफिकेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद आइसोलेशन। हम कह रहे हैं इन सब चीजों के बाद न्यू स्पीशीज का ओरिजिन हो जाएगा। लेकिन हार्डी-विनबर्ग ने उसके बाद हमसे ये कहा कि यदि ये फ्रीक्वेंसी, ये कारक काम करेंगे, कौन से कारक? जो स्ट्रगल है, जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, जो जीन वेरिएबिलिटी है, ठीक है, जो आइसोलेशन है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, यदि ये काम करेंगे तो यदि जैव विकास के कारक काम करते हैं, यानी कि इफेक्ट डालते हैं, तब क्या होगा? जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो स्थिर हो जाएगी, स्थिर रहेगी। याद रखना इन चीजों को। समझ गए भाई? एक तो हम इस बात को कहते हैं और दूसरी हम इस बात को कहते हैं। ये दो बात हो गई। बात समझ में आ गई? यानी हार्डी-विनबर्ग ने हमसे दो बातें कही। एक बात ये है कि उन्होंने कहा कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा वो जीन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक। ये काम इन्होंने मैथमेटिकल लॉ से प्रूव किया, जिसको हम इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, मैं अभी उसको बता देता हूँ। दूसरा इन्होंने कहा यदि जैव विकास के कारक, जैव विकास जो इवोल्यूशन, लैमार्क, डार्विन और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पर हमने पढ़ लिया है, अगर वहां के जो कारक थे वो कारक काम नहीं करेंगे तो जीन फ्रीक्वेंसी अस्थिर होगी, आगे बढ़ेगी, अस्थिर होगी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। यदि ये कारक काम करने लग गए, आइसोलेशन होने लग गया या फिर नेचुरल सिलेक्शन होने लग गया, तो जीन फ्रीक्वेंसी स्थिर हो जाएगी। यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे। अब इन्होंने जो जीन फ्रीक्वेंसी पे जो अपना लॉ दिया, वो लॉ इनका था, यानी कि जैसे हम ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि a प्लस b इसका स्क्वायर की हम बात कर दे, हम इसको कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम थोड़ा सा अपना जेनेटिक की ओर, आनुवंशिकता की ओर चले जाएंगे, जहां हमने मेंडल नियम को पढ़ा। इसी बात को मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूं, जीन फ्रीक्वेंसी एक की p है, दूसरी की q है, तो इन्होंने कहा कि इसका टोटल गुणांक ये 1 होगा। ये इनका रूल है। p और q जो है वो हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी है। ये जीन फ्रीक्वेंसी गणित के, मैथमेटिक के इस नियम का पालन करेगा। इसका पालन कैसा करेगा? इसका पालन ऐसे करेगा कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कहा इन्होंने। कैसे हो जाएगा? इन्होंने कहा कि a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। तो इसको इन्होंने कहा कि ये इक्वल टू 1 हो जाता है। 1 का मतलब वहां पर जो पॉपुलेशन है, हम उस पॉपुलेशन की बात समझ रहे? नहीं समझे? समझ गए? ओके, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं? देखो, हम यहां आते हैं, हम कह रहे हैं p है प्लस q है। p फ्रीक्वेंसी है किस जीन की? जो डोमिनेंट है।
क्यू फ्रीक्वेंसी है किस जीन की, जो रिसेसिव है, ये दोनों। तो इनका कहना है कि रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए वो क्या होगी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 होगा। ये पूरा का पूरा उतना हो जाएगा। ये कहा, कहने का मतलब क्या है कि जो p है हमारा, जैसे हम बनाते थे ना उस समय, हमने क्या कहा, ए और उसके बाद हम, तो कहने का मतलब ये हमारा p है, ये हमारा q है, नहीं ये पी क्यू है और ये हमारा q है, ऐसे लेना है इसको, स्क्वायर है इस तरह है, ये क्यू स्क्वायर है, ये 2pq है, ये p का स्क्वायर है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस बने। हम कहते हैं कि कोई जीन टाइप और उनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हम ये दे देते हैं सब, ठीक है। हमने कहा कोई जीन टाइप, जैसे हमने ए ले लिया और ए बी ले लिया, अच्छा इसको ये भी कर दो फिर, हाँ ठीक है, ए कर दिया और इसको बी कह दिया। हमने कहा ये 30 है, ये 10 है और ये 10 है, इनकी आवृत्ति, पी की आवृत्ति कैसे निकालेंगे, केवल पी की, ये तो दो डबल हो गए ना, स्क्वायर जो है ये तो स्क्वायर का आ गया पूरा हमारा। अब इसकी आवृत्ति निकालनी है, तो पी की जो मतलब हमारे पास जीन ए है उसकी आवृत्ति निकालो, इसका पी निकालना है, पी स्क्वायर, ये तो पी स्क्वायर है, हमें पी कैसा आएगा, पी की आवृत्ति, यानी केवल ए की हम बात करें, इसकी आवृत्ति, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम क्या करें, ए और ए 30 है, यानी अपने आप में ए केवल 15 है, दूसरा ये वाला ये 15 हो गया और ये वाला ए जो है वो 15 है, ठीक। अब हम ए बी कहते हैं तो इसमें हम ए को मानते हैं 5 और बी जो हो गया वो अपने आप हो गया 5, ठीक है। दूसरा हमारे पास बी और बी है, ये एक बी 5 है, दूसरा बी भी 5, ये इनकी आवृत्ति है इस समय, ठीक है। तो हम केवल इस ए की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, हम केवल इस ए की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, या पी आ जाएगा वहां पर, इसकी पी आवृत्ति बताओ, टाइप ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, तो यहाँ पर ए की आवृत्ति कितनी है, समझ रहे हो ना। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको ए कहाँ है भाई, एक ए ये है, दूसरा ए ये है, तो इन दोनों को प्लस करो अपॉन 100 कर दो, 20/100, मतलब 0.2 इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक, इसकी आवृत्ति 0.2 आ गई। सेम हमने कहा बी की कितनी है, अगर हम बी की बात करते हैं, ये तो ए हो गया, अब हम बी की आवृत्ति की बात करते हैं, बी की आवृत्ति कितनी है, ए बी में बी कितना है भाई 5 और बी में केवल सिंगल कितना है 5/100 कर दो, 10/100 हो गया इज इक्वल टू 0.1 हो गई इसकी आवृत्ति, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे जैव विकास से, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करो। यहाँ पर इस
मैथमेटिकल पोर्शन से उन्होंने आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन को बताने की कोशिश की। होप सो ये आपको मेरे हिसाब से आ गया होगा कि कैसे हम किसी जीन की आवृत्ति को निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये सब क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? तो एक आध क्वेश्चन हम जब टेस्ट पेपर बनाऊंगा तो मैं उसमें भी रख दूंगा। जब टेस्ट पेपर बनेगा ना वहां भी क्वेश्चन आएंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेना, थोड़ा आगे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर आता है, अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो वहां पर आवृत्ति को जैसे आप लोग 70 रख लेना, 30 रख लेना, यहाँ पर बीबी की आवृत्ति को 30 रख लेना, अलग कर लेना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे बना करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन पर कोई डाउट क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। हार्डी-विनबर्ग ने हमको क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। तो ए स्क्वायर अपने आप में क्या है, पी स्क्वायर, और 2ab 2 इंटू पी प्लस क्यू को हमने कहा, 2 इंटू क्यू को कहा, उसके बाद हमने बी स्क्वायर को हमने क्यू स्क्वायर